हिंदी भाषा का अध्ययन 4 भागों में किया जाता है। ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, व्याकरणिक व्यवस्था, लिपि या वर्तनी। ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत हम स्वर, व्यंजन, अयोगवाह का अध्ययन करते हैं। इन तीनों को मिलाकर हमारी हिंदी में 59 ध्वनियाँ बनती हैं। स्वर 12 हैं, व्यंजन 45 हैं, अयोगवाह 2 हैं। स्वर बिना किसी ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसी अन्य ध्वनि या स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अयोगवाह भी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, परंतु ये स्वर इसलिए नहीं है, इनकी स्वतंत्र गति नहीं है। और व्यंजन इसलिए नहीं है, ये स्वरों के बाद आती हैं, उनसे पहले नहीं आती। अयोगवाह ध्वनियाँ मूल रूप से 3 हैं: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। लेकिन अनुस्वार अनुनासिक का वर्णमाला में एक ही रूप माना गया है, एक ही रूप लिया गया है, तो इसलिए हम 2 मानते हैं। इस प्रकार ध्वनि व्यवस्था में 59 ध्वनियाँ हैं। शब्द व्यवस्था के अंतर्गत हम 2 प्रकार से अध्ययन करते हैं: वर्गीकरण के आधार पर, निर्माण के आधार पर। वर्गीकरण के आधार पर स्रोत की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का अध्ययन करते हैं। और निर्माण या गठन की दृष्टि से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द का अध्ययन करते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता और जिनकी उत्पत्ति ज्ञात न हो, रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द के उदाहरण हाथ, पेट, किताब। यौगिक शब्द ये वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनी होती हैं, जिनका अर्थ दोनों के अर्थ से निर्धारित होता है, जैसे पुस्तकालय। योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो संरचना की दृष्टि से यौगिक हैं, किंतु जिनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है। उदाहरण के लिए पंकज। यदि हम पंकज शब्द का उपयोग करें तो उसका मूल अर्थ तो होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रचलित अर्थ है कमल, जो कि अपने आप में रूढ़ हो चुका है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द व्यवस्था का अध्ययन। सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द, अर्धपारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होते हैं और इन शब्दों का निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ आवश्यक नहीं होता। उदाहरण के लिए राम अच्छा लड़का है, अच्छा मैं जाता हूँ, मैं अच्छा हूँ जाता हूँ। हटाओ इसको, केवल इतना याद रखो, जो सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होते हैं और जिनका निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ होना आवश्यक नहीं है, सामान्य शब्द कहलाते हैं। पारिभाषिक शब्द अर्थ और संदर्भ पूर्णतः परिभाषित होता है। इनका अर्थ और संदर्भ पूर्णतः परिभाषित होता है। अर्थ एकदम निश्चित व वस्तुनिष्ठ होता है, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे इतिहास शब्द का प्रयोग करें, भौतिकी शब्द का प्रयोग करें, तो इसके अंदर हमें निश्चित पता होता है पहले से कि मतलब जे ही है, जे पढ़ना है हमें के अंतर्गत। अर्धपारिभाषिक शब्द जो शब्द संदर्भ बदल जाने से परिभाषिक से सामान्य और सामान्य से पारिभाषिक में रूपांतरित हो जाते हैं, उसी अर्धपारिभाषिक शब्द कहा जाता है। अब परिवर्तनीयता की दृष्टि से शब्द भंडार या शब्द व्यवस्था। परिवर्तनीयता की दृष्टि से शब्द व्यवस्था, इसमें हम 2 प्रकार के शब्दों का अध्ययन करेंगे, पदों का अध्ययन करेंगे: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हम
अध्ययन करेंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। और अव्ययकारी शब्द में क्रिया विशेषण, योजक, क्रिया विशेषण योजक, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक। अब इनको परिभाषित करने की जरूरत भी नहीं है, इनको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो संज्ञा 5 भेद होते हैं: जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। सर्वनाम की पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। विशेषण के लिए गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिणामिक बोधक विशेषण, संख्या बोधक विशेषण। क्रिया सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ये सब नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, परिभाषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सकर्म मतलब कर्म के साथ आने वाली क्रिया। सकर्म का क्रिया का उदाहरण राम घर गया, अकर्मक क्रिया राम गया, संयुक्त क्रिया गिरते गिरते बचा, नाम धातु क्रिया गरमाना और प्रेरणार्थक क्रिया लड़वाना। अब निर्माण के आधार पर शब्द व्यवस्था का अध्ययन। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। समास द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। व्याकरण व्यवस्था का अध्ययन हम 4 प्रकार से करेंगे: पद संरचना, कारक व्यवस्था, विकारोत्पादक तत्व, वाक्य संरचना। लिपि तो फिर लिखावट है, वर्तनी है, एक प्रकार से ध्वनि को लिखावट का रूप देना ही लिपि है। तो व्याकरण व्यवस्था के अंतर्गत हम पद संरचना को पढ़ देंगे। व्याकरण सम्मत नियमों से सब व्यवस्थित शब्द पद कहलाते हैं और पदों की ऐसी रचना पद संरचना कहलाती है। यानी कि जो हमने पढ़ी है वही है पद संरचना, शब्द संरचना। शब्द व्यवस्था पढ़ी वही पद संरचना है। मतलब लेकिन क्या होना चाहिए, व्याकरण के नियम लगने चाहिए, तो पद संरचना बोलेंगे उसको। विकारोत्पादक अर्थात बदलने वाले पद, अर्थात इनकी प्रयोग से वाक्य में प्रभाव होता है, बदलते हैं। लिंग वचन पुरुष काल वाच्य, लिंग वचन पुरुष काल वाच्य। अब है कारक व्यवस्था। कारक परसर्ग क्रमशः कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। ये क्या है, कारक व्यवस्था है हिंदी भाषा की। वाक्य संरचना, वाक्य संरचना के अंतर्गत हम 3 प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं। सरल वाक्य, इसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, इसे सरल वाक्य कहते हैं। इसलिए राम लंबा है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में संयुक्त वाक्य एक दूसरे से योजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य एक दूसरे से योजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे पिछले कई दिनों से निरंतर बरसात हो रही है, जिसके कारण सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। तो जिसके कारण, जिसके योजक शब्द है ना, जिसके कारण योजक शब्द है, सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। मिश्र वाक्य, कोई स्वतंत्र वाक्य नहीं होता है इसमें, यानी जितने भी उपवाक्य होते हैं वो सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। राम के पास आकर श्याम ने बताया कि वह कल अवकाश है,